नमस्कार मित्रों, आज एक जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ वो शख्सियत 85 बसंत देख चुकी है। 86वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश कर लिया है और इस अवसर पर विश्व भर में लाखों की संख्या में लोगों ने उनके जन्म दिवस को मनाया है विधि पूर्वक समारोह करके। और एक ऐसी शख्सियत जिसको बेहद लोग प्यार करते हैं। हमारे देश में उन्हें आए हुए अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो 26 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आए थे और अब 2020 चल रहा है और 86 साल की उम्र हो गई है। तो इतना जो 60 साल की अवधि उन्होंने हमारे देश में बिताई है वो इस देश की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। अब ये मांग की जाने लगी है कि अगला भारत रत्न जो है वो उनको दिया जाए। अब ये चीज़ें क्या मोड़ लेती हैं कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनमें बहुत सारे राजनीतिक दाव पेच भी होते हैं, बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है। लेकिन अगर ना सोचना पड़े और राजनीतिक बाधाएं ना आएँ तो ये स्पष्ट है कि वो उस योग्य हैं कि उन्हें ये पुरस्कार दिया जा सके। मित्रों, ऐसी एक अजात शत्रु वाली छवि जिसको सब प्यार करते हों, जिसका सब सम्मान करते हों, ऐसी छवि वाला शख्स आज के वक्त में ढूंढना बेहद मुश्किल है। दलाई लामा को लेकर उनके किसी वक्तव्य को लेकर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। आप ये मान के चलिए कि 60 बरस हो गए, यहाँ पर वो एक निर्वासित सरकार भी चलाते हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी विश्व भर में फैले हुए हैं। और वो सरकार कोई भारत सरकार के अनुदान से नहीं चलती। यह ऐसा नहीं है कि उसको यूएन से कोई हेल्प मिलती है, ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोगों द्वारा दिया गया है और उसके आधार पर ही वो एक पूरी की पूरी एक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। तिब्बती संस्कृति अब भी अगर ज़िंदा है तो वो पोटाला पैलेस में नहीं है, वो तिब्बत के उस पोटाला महल में संस्कृति नहीं अब रही जिस महल में कभी 1100 कमरे थे और 300 से ज़्यादा पूजा गृह थे। वो पोटाला पैलेस जो है वो अब एक ऐसे तंत्र के कब्ज़े में है जिनको कल्चर से, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। चीन का आधिपत्य है और उससे पहले, चीन के आधिपत्य से पहले ये बात तय है कि तिब्बत एक स्वाधीन, स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न देश था और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में दलाई लामा, जैसे वेटिकन सिटी का आप समझते हैं कि पोप का वहाँ पूरा का पूरा एक साम्राज्य है और वेटिकन सिटी में विदेशी दूतावास भी हैं, बिल्कुल उससे थोड़ा सा व्यापक स्तर पर तिब्बत का भी हुआ करता था जिसमें समग्र रूप से एक धर्म गुरु का शासन चलता था। दलाई लामा का जो पद है मित्रों, ये भी एक बड़ा चर्चा का और दिलचस्पियों का केंद्र है। दलाई लामा जो है ये कैसे चुना जाता है, इसकी एक प्रक्रिया है और बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। और अगले दलाई लामा का जो चुनाव होना होता है वो भी वर्तमान दलाई लामा के संकेतों के अनुसार ही होता है। तो ये चीज़ें बड़ी गज़ब की हैं। एक बार ये भी हुआ था कि जब मुझे याद है क्यूबा के डिक्टेटर तानाशाह और साम्यवादी नेता, प्रगतिशील नेता फिडेल कास्ट्रो ने एक बार कहा था कि अगला पोप कौन होगा ये मैं तय करूँगा। अब किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, ये चीज़ें मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब चीन की सरकार भी कहती है कि अगला दलाई लामा कौन होगा हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक कल्चर का जो एक उसकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, एक संस्कृति की जो परंपराएं हैं, उनसे विमुख होकर आप कोई भी उस पद पर बंदा नहीं बैठा सकते। ये एक तयशुदा एक नियम है। दलाई लामा कैसे चुना जाता है और ये भी बड़ा अजीब एक मामला है। पिछले दिनों वर्तमान दलाई लामा ने संकेत भी दिया कि अब समय आ गया है कि अगले दलाई लामा के बारे में विचार विमर्श शुरू हो। और ये प्रश्न जो है उसमें एक तिब्बती धार्मिक सम्मेलन हुआ था गत वर्ष। उसमें 9 उच्च स्तरीय लामा
वो उसमें शामिल हुए थे और इस प्रश्न पर विचार किया गया और अंत में ये छोड़ दिया गया कि वर्तमान दलाई लामा जब हमारे पास हैं तो हमें किसी धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं है, और जब भी आवश्यकता होगी उनके अपने संकेत जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। और मित्रों, संकेत भी होता ये है कि जब अतीत में जो होता रहा है कि दलाई लामा जब भी कोई अपनी अंतिम सांस लेता है तो वो कुछ एक दिशाओं की ओर संकेत कर जाता है जाते जाते कि उस दिशा में नया दलाई लामा जन्म ले चुका है, और फिर वो तलाश हो जाती है। इस दलाई लामा की तलाश भी इसी प्रकार से हुई थी, और जिस बच्चे के बारे में संकेत मिलता है कि ये भावी दलाई लामा है या ये हो सकता है, इसके बारे में संकेत मिले हैं, तो उसके सामने पुराने दलाई लामा की कुछ चीज़ें, कुछ प्रतीक चिन्ह, कुछ स्मृति चिन्ह रख दिए जाते हैं और कुछ अन्य स्मृति चिन्ह भी रख दिए जाते हैं, और सोचा ये जाता है कि अगर से सही प्रतीक चिन्ह पे हाथ लगा दिया तो मतलब ये है कि ये शख्स जो है ये अगला दलाई लामा होगा, इसी में ही आत्मा जो है पुराने दलाई लामा की वो प्रवेश कर चुकी है और यही हमारा धर्मगुरु होगा। तो एक दिलचस्प पूरा का पूरा एक तंत्र है जिसका अध्ययन जो है वो एक एपिसोड में आपके सामने मैं प्रस्तुत भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शालीनता के साथ, जिस गरिमा के साथ और विश्व भर के लोगों में शांति की स्थापना का उद्देश्य लेकर वर्तमान दलाई लामा ने अपनी ज़िंदगी बसर की है, विवादों से हटकर, वो एक अपने आप में आदर्श है, और उस आदर्श को आज के दिन नमन किया जाना ज़रूरी है। और भविष्य क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तिब्बती जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बस गए, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, और अब तो ये है कि अब ये भी सोचा जा रहा है कि इनको नियमित रूप से वोट का अधिकार भी मिले, ताकि ये लोग अपना जो है मताधिकार, उसका प्रयोग इस देश की मुख्य धारा के लिए भी कर सकें, जिस देश में वो पिछले 60 साल से बसे हुए हैं। उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर बस गई हैं, उनकी पूरी की पूरी संस्कृति जो है वो यहाँ पर अक्षुण्ण है। आप कभी धर्मशाला जाएं तो मगलोडगंज में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा एक तिब्बती परिवेश जो है, वहाँ की कला, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की जो परंपराएं हैं वो भी, और जो हेरिटेज का हिस्सा जो भी चीज़ हो सकती है, सारी की सारी आपको मूल रूप में वहाँ देखने को मिल जाती है। और लगता यह है कि पोटाला पैलेस जो है वो पूरा का पूरा उठाकर यहाँ धर्मशाला में मगलोडगंज में आकर स्थापित कर दिया गया है। अब लेकिन इससे ये नहीं होता कि इतिहास से चीज़ें कट जाएँ। अब भी दुनिया भर में ये मांग उठती है, उस दिन मांग उठती है जिस दिन पहली बार शरणार्थी बनकर दलाई लामा अपने शिष्यों के साथ भारत में शरण लेने के लिए आए थे। उस दिन के स्मृति में आज भी विश्व भर में जो तिब्बती शरणार्थी हैं, तिब्बती शरणार्थी तो अब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तिब्बती जो जनता है वो उस दिन को याद करती है, और तिब्बत की स्वाधीनता की मांग आज भी दबे शब्दों में उठती है। लेकिन अब ये भारत की भी एक विदेश नीति का हिस्सा है कि उन्होंने कभी भी इस प्रश्न पर तिब्बतियों का साथ ना देकर कौन सी कूटनीति का पालन किया है, किन आदर्शों का पालन किया, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज ये विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब इस वक्त चीन के साथ हमारे संबंध जो हैं वो पहले ही तनावपूर्ण हैं। अब उस तनावपूर्ण संबंधों में हम एक और आहुति डाल दें, ये भी उचित नहीं होगा। लेकिन अंततः हमें ये देखना ज़रूर पड़ेगा कि इस इतिहास का पुनर्पाठ और इस इतिहास का एक प्रकार से नए सिरे से इस पर काम करने वाली बात, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। इनको हम बिल्कुल दृष्टि विगत कर दें, नज़रअंदाज कर दें, ये भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल आज उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं, क्योंकि ऐसे शख्स का होना हमारे लिए जीवन मूल्यों के लिए और विश्व भर की शांति के लिए ऐसे लोगों का लंबे अरसे तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं।